ओके, तो मिलियन डॉलर का सवाल ये है कि ऐसा कौन सा राइट टाइम है शेयर्स को खरीदने का, यानी किस वैल्यू पे, शेयर की किस वैल्यू पे एक्चुअल में हमें शेयर खरीदना चाहिए। और आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। हम कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे, यानी कंपनी का असली में शेयर होना क्या चाहिए उसके बिजनेस के अकॉर्डिंग, ना कि ट्रेडर्स के अकॉर्डिंग। तो अगर आप यूट्यूब में ये डालते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू वॉरेन बफेट, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वॉरेन बफेट खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू है क्या। ऑब्वियसली वो स्टेप बाय स्टेप मेथड तो नहीं बता दें, और लोग सारे यही जानना चाहते हैं कि वॉरेन बफेट का वे क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कंपनी की एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करने का। और आज हम यही देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले कंपनी की वैल्यू कैलकुलेट करने का मेथड आता है जिसे हम कहते हैं नेट एसेट वैल्यू मेथड। यानी इस मेथड में हम एज्यूम करते हैं कि जिस कंपनी की हम वैल्यू निकाल रहे हैं वो कंपनी की अर्निंग पावर खत्म हो चुकी है, यानी फ्यूचर में वो कुछ भी अर्न नहीं करेगी। इन शॉर्ट, कंपनी लिक्विडेट होने वाली है। तो अब लॉजिकली अगर मैं आपसे पूछूं इस कंपनी की वैल्यू क्या होगी, तो कोई भी आम इंसान बता सकता है कि ऐसी कंपनी जो कभी कमाने नहीं वाली, तो उसकी वैल्यू वही होगी जो उसके अंदर सामान है, यानी उसके अंदर जो भी एसेट्स हैं, कोई भी बिल्डिंग है, कोई कैश है या कुछ भी है, वो टोटल मिला के कितने का है, यानी वो कितने का बिक सकता है। अगर उसके अंदर फर्नीचर है, कंप्यूटर्स है, मैं वो सारी बेच दूं चीज़ें, जो भी उससे पैसे मिलेंगे वही उस कंपनी की वैल्यू होगी। तो आई होप आप इससे अग्री करते हैं। और इसी लॉजिक से जो हम कंपनी की वैल्यू निकालते हैं उसे ही हम नेट एसेट वैल्यू मेथड कहते हैं। तो इन शॉर्ट हम करते क्या हैं इसमें, बेसिकली नेट हम वर्थ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम टोटल एसेट्स, जितने भी उसमें एसेट्स हैं, जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, कोई प्लांट और मशीनरी है, फर्नीचर है, उन सब की हम वैल्यूज़ निकाल देंगे। लेकिन उन एसेट्स में से हम इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू माइनस कर देंगे। इनटेंजिबल एसेट्स मतलब जिन्हें हम छू नहीं सकते। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट। अगर कोई 10 लाख की एडवर्टाइजमेंट एक कंपनी ने एक बनाई थी और ऑब्वियसली वो कंपनी नहीं चलने वाली, तो उस कंपनी की उस एडवर्टाइजमेंट की क्या वैल्यू, उसे कोई भी नहीं खरीदेगा, तो वो एक रियल एसेट नहीं होगा। तो वो माइनस करके जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो एसेट्स की वैल्यू आएगी। तो जो एसेट्स की वैल्यू आएगी, क्या वो आपको सारे के सारे मिल जाएंगे पैसे एज एन इक्विटी शेयर होल्डर? ऑब्वियसली नहीं। इक्विटी शेयर होल्डर यानी जब आपने जो कॉमन शेयर्स खरीदे हैं, आपको तब वैल्यू मिलेगी जब वो एसेट्स में से पहले उसकी लाइबिलिटीज़ दे दी गई हों। क्योंकि जब भी कंपनी बिकती है सबसे पहला हक होता है क्रेडिटर्स का, यानी जिन लोगों ने कंपनी को उधार दिया था, उनका उधार वापस देने के बाद जितना पैसा बचता है वो शेयर होल्डर्स का पैसा होता है। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ कैसी होंगी? लाइबिलिटीज़ कोई भी लाइबिलिटी, जैसे कि कोई क्रेडिटर हो, लोन हो, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, कोई बिल देना हो, एक्सेट्रा। तो आइए हम थोड़ा सा इसको हल्का सा और थोड़ा डिटेल में जाते हैं, उसके बाद हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए एक्सेल शीट है। तो इस एक्सेल शीट में हमने क्या बोला, हम सबसे पहले एसेट्स की वैल्यू निकालेंगे। एसेट्स एसेट्स जैसे कि कोई लैंड, कोई बिल्डिंग, कोई प्लांट, मशीनरी, और इसके अलावा क्या होगा, जैसे कोई फर्नीचर एक्सेट्रा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम लेंगे। लेकिन एसेट्स में क्या होगा, जब आप किसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो उस एसेट्स में हमें इंटेंजिबल एसेट्स भी डाल दिए होंगे। तो हम ये इंटेंजिबल एसेट्स को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारे लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए इसको माइनस कर देंगे। इंटेंजिबल एसेट्स जैसे कि एडवर्टाइजमेंट या कोई ट्रेडमार्क एक्सेट्रा, क्योंकि आपको पता है उसकी कोई वैल्यू आगे नहीं है। हाँ, कोई अगर बहुत ही कॉस्टली पेटेंट है तो उस पेटेंट को आप फिर भी कैश कर सकते हैं। तो जब हम इन्हें माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो भी बचता है वो आता है नेट एसेट। तो जितने भी नेट एसेट्स आपके पास आए उनमें से हम लायबिलिटी देंगे, क्योंकि हम जब भी इसे बेचेंगे एसेट्स को, तो जो सबसे पहले पैसे हैं वो किसको जाएंगे, क्रेडिटर्स को, लोन को, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो उसको, एंड सो ऑन। आई होप यू गॉट द आइडिया कि क्या होने वाला है। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, माइनस। तो इसको भी हम रेड कलर से शो कर देते हैं, क्योंकि क्या होने वाला है, ये सब्ट्रैक्ट होने वाला है। तो अभी जो पैसे बचेंगे, क्या ये डायरेक्टली आपको मिल जाएंगे? अभी आपको ये भी पैसे नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो शेयर होल्डर को ये पैसे मिलेंगे। नेट एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ये जो है ये आपके पास पैसे जो हैं वो शेयर होल्डर्स में जाएंगे। तो ये शेयर होल्डर्स को जाएंगे। तो क्या ये आपको मिल जाएंगे? नहीं। शेयर होल्डर्स भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं। पहले जो शेयर होल्डर्स हैं वो हैं प्रेफर्ड, और दूसरे टाइप के शेयर होल्डर्स होते हैं कॉमन। तो जब हम नॉर्मल पब्लिकली जब हम शेयर्स खरीदते हैं, जो कि पब्लिकली आप कहीं से भी खरीदते हैं, तो आप आते हैं कॉमन शेयर होल्डर्स की कैटेगरी में। तो ये जो पैसा आएगा नेट
एसेट्स माइनस लायबिलिटी को करके वो सबसे पहले किसे जाएगा, वो जाएगा प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को। जब ये प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को मिल गया, उसके बाद जो पैसे बचेंगे वो हमें जाएंगे कॉमन शेयर होल्डर्स को, और ये हमारी जो कंपनी की वैल्यू होगी। अगर आप उस कंपनी के सारे शेयर्स खरीद लें जो पब्लिकली अवेलेबल हैं, तो उस कंपनी की वैल्यू होगी नेट एसेट्स माइनस लायबिलिटी माइनस प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स के सारे पैसे देने के बाद फिर जो पैसे मिलेंगे वो हमारे होंगे। तो इसका एग्जाम्पल हल्का सा देख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम आते हैं यहाँ पर screener.in पे। तो screener.in में हम कोई भी कंपनी देख सकते हैं, लेट्स से एस्ट्रल पॉली। तो एस्ट्रल लिमिटेड है जो पाइप्स बनाती है, आई होप आपको पता होगा, काफ़ी फेमस कंपनी है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करी थी रिसेंटली। तो इसमें जब सबसे नीचे आएंगे तो हम एनुअल रिपोर्ट देखेंगे रिसेंटली कि कौन सी रिसेंट एनुअल रिपोर्ट है। आप इस कंपनी की वेबसाइट में जाके भी देख सकते हैं या फिर BSE में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि कोई भी जो पब्लिकली ट्रेडिंग कंपनी होती हैं उन्हें अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट, यानी उन्होंने साल में क्या क्या किया, कितने पैसे कमाए, कितने खर्चे, कहाँ पे खर्चे, वो हमें बताने पड़ते हैं, क्योंकि पब्लिक की कंपनी है, सिर्फ इनकी कंपनी नहीं है, पब्लिक ने भी उनके शेयर्स खरीदे हैं। तो जब हम इनकी कोई भी लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोलते हैं तो इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि ये 193 पेजेस की है, इसको हम स्टडी करेंगे। ऑब्वियसली पूरी नहीं करेंगे, अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें जाना है बैलेंस शीट में। तो हम बैलेंस शीट जब इसमें टाइप करेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट में हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में पता चलता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 होते हैं, आई होप आपको पता होगा, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है, और एक स्टैंड अलोन बैलेंस शीट होती है। स्टैंड अलोन मतलब मेन बिजनेस से, कंसोलिडेटेड मतलब सबको कंबाइन करके। तो लेट्स से बस इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ही आपको एसेट्स बताए हैं, तो जितने ही आपको एसेट्स बता रहे हैं कि हमारे तो टोटल एसेट्स इतने के हैं, कितने, 2289.2 करोड़ के। तो 2289 करोड़ के आपको एसेट्स बता रहे हैं एज ऑफ March 31, 2020। तो क्या आप एग्जैक्टली ऐसे मान लेंगे कि जो इन्होंने बता दिया वही नंबर है? ऑब्वियसली नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें से हमें ये जो इनटेंजिबल एसेट्स वगैरह हैं ये माइनस करने पड़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनी अगर बिकती है, इन केस ऑब्वियसली वैसा नहीं होगा, ये अच्छी कंपनी है, बट फिर भी अगर ये बिकती है तो इसमें से जो जो एसेट्स नहीं बिक सकते आपको वो निकालनी है। तो आपको अपनी कैलकुलेशन करके अपने एक नंबर पे आना है कि एग्जैक्टली इस कंपनी की वैल्यू क्या होगी। तो ये जो रुपीज़ है वो मिलियन में है, यानी 10 लाख रुपए। तो ये 22892 का मतलब हुआ 2289.2 CR। तो ऑब्वियसली आप देखना चाहते हैं, मान लीजिए कि प्लांट, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, ये एसेट्स थे, ये एग्जैक्टली है कौन कौन से और इनको कैसे वैल्यू किया गया है। वैसे तो ये कह रहे हैं कि ये 923 करोड़ के हैं, बट ये कैसे हैं वो हमें जाना पड़ेगा नोट्स में 3A में। वैसे ही जैसे इंटेंजिबल एसेट्स हैं, तो अगर इसको हम डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो हम ये जाना पड़ेगा 3B में। तो हम ये नोट्स में जाते हैं 3A और 3B। जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम इसे एक बार बना लेते हैं। अगर आपको डिटेल में ये समझना होगा तो एक बार हम इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ते कैसे हैं उस पर भी एक वीडियो बना लेंगे। तो यहाँ पे ये 3 है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, अदर इंटेंजिबल एसेट्स एंड राइट ऑफ यूज़ एसेट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लैंड क्लेम कर रहे हैं एज ऑफ, क्योंकि लेटेस्ट जो है 2020 की है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कितनी इसकी वैल्यू है March 31, 2020 के अकॉर्डिंग। उसके बाद बिल्डिंग्स की क्या वैल्यू है, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स की क्या वैल्यू है, फर्नीचर की क्या वैल्यू है, व्हीकल्स की क्या वैल्यू है, कंप्यूटर एंड ऑफिस इक्विपमेंट्स की क्या वैल्यू है। तो अगर आपको लगता है सारे के सारे बिकेंगे तो उसको हम एसेट्स को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या ब्रांड, आपको लगता है कि ब्रांड बिक सकता है, ऑब्वियसली ये ब्रांड की कोई वैल्यू इस केस में नहीं रही। वो क्यों नहीं रही? क्योंकि हम, अगर ये कंपनी लिक्विडेट होने वाली है यानी बिकने वाली है, तो उस ब्रांड को हम कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। अगर कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है तो वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कौन सा है, किस नेचर का है, क्योंकि अगर वो बिल्कुल ही सिंपल सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि एक्सेल वगैरह, तो वो आप यूज़ नहीं कर सकते। तो हम ये भी जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं उसे माइनस कर देंगे रियल एसेट से, और वैसे ही हम लायबिलिटीज़ को देखेंगे। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो ये छोटी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, जो कि कहता है कि हम रियल कंपनीज़ को, जो कि पैसा जनरेट कर सकती है, जिसकी अर्निंग पावर है, उसे कैसे हम वैल्यू करेंगे। तो इसके लिए सेकंड मेथड आता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। ओके, सो ये मेथड है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। इसमें हम एज्यूम करते हैं कि कंपनी अर्न करती रहेगी, यानी हमने एक ऐसी कंपनी ढूंढ ली है जो कि स्टेबल कंपनी है और उसकी अर्निंग पावर है, और अब वो अर्न करती रहेगी। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड आता है उसे हम कहते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड का मतलब है कि अगर कंपनी है वो फ्यूचर में अर्न करने वाली है, लेट्स से ईयर 1 में वो कुछ अर्न करेगी, सेकंड में कुछ और अमाउंट करेगी, थर्ड में कुछ और, फोर्थ में कुछ और, तो ये उसके कैश फ्लोज हैं जो वो अर्न करेगी।
तो उस कैश फ्लोज के लिए अभी हम कितने पैसे देने को तैयार हैं, वो होगी कंपनी की वैल्यू। आइए इसे एक एग्जाम्पल से, सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। दोबारा से हम अपनी एक्सेल शीट खोल लेते हैं। तो सबसे आसान तरीका इसे समझने का है कि हम एक बैंक का एग्जाम्पल कंसिडर करें। लेट से कोई बैंक है और वो 10% इंटरेस्ट रेट दे रहा है। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल है, इसे सीरियसली मत लीजिएगा। ये कैलकुलेशन करने के लिए हमने 10 ले लिया है। अब हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि आप अभी खड़े हैं, जो भी आज की डेट है वो इमेजिन कर लीजिए, वहाँ पर आप 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको 10% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो फर्स्ट ईयर में, पहले साल, अगर आप सिर्फ 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने एफडी खोली थी 1 साल के लिए 10%, तो आपको कितने पैसे मिलेंगे एट द एंड ऑफ 1 ईयर? 1,10,000। तो ये क्लियर है, नॉर्मल 10% इंटरेस्ट मिला तो वो 1,10,000 बन गए। ठीक है, अब हम मानते हैं कि हमने एक और एफडी खोली है। कितने की? वो भी हमने 1,00,000 रुपये की खोली है, लेकिन ये वाली, इस 1,00,000 रुपये में हमने 2 साल तक इन्वेस्ट किए हैं। तो ये 2 साल तक इन्वेस्ट किए हैं तो वो कितने बन जाएंगे? पहले ये साल ये 1,00,000 रुपये 1,10,000 बन जाएंगे, और उसके बाद यही पैसे, क्योंकि इस पे हमें क्या लगेगा, कंपाउंड लगेगा, यानी 1,10,000 पे भी 10% मिलेगा। तो ये कितने बन जाएंगे? 1.1, यानी 1,21,000। तो इसमें मान के चल रहे हैं कि ये कंपाउंड हो रहा है, यानी ये वाली एफडी के हमें अगर 2 साल तक हम इसे पैसे देते हैं, 2 साल तक एफडी रखते हैं, तो ये 1,00,000 रुपये कितने बन जाएंगे 2 साल के बाद? 1,21,000। आई होप इतना क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे हम, 1,00,000 रुपये की एक और एफडी खोली है, लेकिन ये 3 साल तक खोली है। तो पहले साल ये क्या होगा, 1,00,000 रुपये 1,10,000 बन जाएंगे, यही 1,00,000 रुपये दूसरे साल 1,21,000 बन जाएंगे, और ये तीसरे साल क्या होगा, यही पैसे कितने बन जाएंगे, 1,21,000 पे भी हमें 1.1 यानी 10% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये 1,00,000 रुपये 3 साल के बाद 1,33,100 रुपये बन जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है। अब इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट शब्द यूज़ करने के बजाय हम शब्द यूज़ करते हैं डिस्काउंट रेट। ये आप ऑलमोस्ट सिमिलर मान सकते हैं इसे इंटरेस्ट रेट के। तो हम रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। नॉर्मली बैंक में आप क्या करते हैं कि अगर मैं आज इतने पैसे जमा कराऊंगा तो मुझे फ्यूचर में इतने मिलेंगे। हमें एज एन इन्वेस्टर ऑपोजिट सोचना है। ऑपोजिट क्या सोचना है कि अगर मुझे डिस्काउंट रेट 10% चाहिए, यानी मैं 10% का इंटरेस्ट रेट लेना चाहता हूँ, डिस्काउंट रेट लेना चाहता हूँ, तो 1,10,000 जो मुझे 1 साल पे मिलेंगे, तो उसके लिए मैं आज कितने पैसे इन्वेस्ट करूँगा। इसके लिए एक फॉर्मूला आता है। इस फॉर्मूले को हम बहुत सिंपल तरीके से देख लेंगे, कोई डिफिकल्ट नहीं है। पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू जो है, वो जो फाइनल वैल्यू होगी डिवाइडेड बाय 1 प्लस डिस्काउंट रेट रेज टू पावर नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइड बाय एन। तो उसको हम सिंपल देख लेते हैं। अब मान लीजिए आप भूल जाओ, इस 1,00,000 रुपये को भूल जाओ। वैसे तो हमें पता है ये 1,10,000 जो 1 साल के बाद मिलने वाले हैं 10% के हिसाब से, वो उसकी वैल्यू आज क्या है, 1,00,000 रुपये। 1,21,000 जो मिलने वाले हैं उसके लिए आज हम कितने पे करेंगे, 1,00,000 रुपये। 1,33,000 जो 3 साल के बाद मिलने वाले हैं उसके लिए आज हम कितने पे करेंगे, 1,00,000। लेकिन अभी मैं क्या बताना चाहता हूँ कि इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम इस नंबर से इस नंबर पे पहुँच सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो अननोन है वो ये है, ठीक है। तो अभी हम अगर इस फॉर्मूले को यूज़ करें तो 1 साल के बाद जो हमें 1,10,000 मिलने वाले हैं उसके लिए आज हम कितना पे करेंगे, उसके लिए हम आज पे करेंगे जो 1 साल के बाद मिलेंगे, यानी 1,10,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस हमारा डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट कितना है, 10%, यानी जो इंटरेस्ट रेट आप बोलते हैं उसको अब से हम डिस्काउंट रेट बोलना शुरू कर देंगे एज एन इन्वेस्टर। तो 0.1 यानी 10% का डिस्काउंट था, रेज टू पावर एन। एन क्या था, नंबर ऑफ ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स 1 ही है, तो उसको एज इट इज छोड़ देते हैं। तो ये 1,00,000 रुपये आ गए। 1,21,000 अगर आपको ये मिलने वाले हैं तो 2 साल के बाद, यानी आज आप कितने पे करोगे, 1,21,000 जो आपको 2 साल बाद मिलने वाले हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी डिस्काउंट रेट है वो 0.1 ही है, लेकिन जो पावर है हमारी 2 साल हो जाएंगी। 2 साल के बाद हमें ये अमाउंट मिलने वाला है। तो अगेन ये 1 ईयर, और वैसे ही आई होप ये क्लियर होगा। तो फाइनल वैल्यू क्या है, इतनी डिवाइडेड बाय, इस फॉर्मूले को आप देखें 1 प्लस आर, तो 1 प्लस जो रेट है वो कितना है, 0.1 यानी 10% रेज टू पावर 3। क्यों, क्योंकि 3 साल बाद मिलेंगे, तो ये जो मुझे अमाउंट 3 साल बाद मिलेगा उसके लिए मैं आज कितना पे करूँगा, 1,00,000। तो आई होप ये क्लियर होगा। ये फ्यूचर की वैल्यू पता है, तो आज मैं कितने पे करने वाला हूँ,
वो मुझे डिपेंड करेगा आर यानी डिस्काउंट रेट, यानी मुझे इंटरेस्ट कितना चाहिए। कई लोग जब इन्वेस्ट करते हैं वो बोलते हैं यार मुझे कम से कम 15 या 20% चाहिए या 18% चाहिए, तो उसके हिसाब से हम आर एडजस्ट करेंगे। और ये जो एन है वो नंबर ऑफ़ ईयर्स है कि हमें कितने साल बाद पैसे मिलने वाले हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आता है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि अब इसको बैंक मत इमेजिन कीजिए, इसको आप इमेजिन कीजिए एज ए कंपनी। यानी कोई एक कंपनी है, वो सिर्फ 3 साल तक चलने वाली है। अब ये बैंक नहीं है, ये कंपनी है जो सिर्फ 3 साल तक चलेगी। पहले साल वो आपको 1,10,000 रुपये देगी, दूसरे साल आपको वो 1,21,000 रुपये देगी, और तीसरे साल वो आपको 1,31,100 रुपये देगी, और उसके बाद वो बंद हो जाएगी। उसके पास ना कोई एसेट्स था ना कुछ था, लेकिन आपको पता है उसके जो कैश फ्लोज हैं वो यही हैं। अब आप इस कंपनी के लिए सवाल ये है कि आपको क्या लगता है इस कंपनी की क्या वैल्यू होगी? ऑब्वियसली जो ये 1,10,000 रुपये वो हमें 1 साल के बाद देने वाली है, इसके लिए आप कितने पे करोगे? आज हमें पता था इसकी वैल्यू क्या है, 1,00,000 रुपये। वो हम इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो 1,21,000 है, इसके लिए आप आज कितना पे करोगे? क्योंकि 2 साल बाद आपको ये मिलेंगे और आपको गारंटी है कि मिलेंगे, तो उस पर कोई डाउट नहीं है। तो इसके लिए आप कितना पे करोगे? अगेन 1,00,000 रुपये, क्योंकि अभी हमारा जो डिस्काउंट रेट है वो 10% है। अगर डिस्काउंट रेट कुछ और होता, यानी आर की वैल्यू हम चाहते हैं कि हमें 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो हम वैसी कंपनीज ढूंढते, और उसके लिए हम कम वैल्यू देते। बट अभी हम 10 ही मान रहे हैं। अगेन 1,33,000 जो आपको 3 साल के बाद मिलने वाले हैं, उसके लिए आप आज कितना पे करोगे? इस वाले पैसे के लिए अगेन आप कितना पे करोगे? 1,00,000 रुपये। यानी टोटल अगर आपको कोई बोले कि आप मुझसे ये कंपनी ले लो जो कि गारंटी है पहले साल आपको इतना पे करेगी, सेकंड ईयर इतना और थर्ड ईयर इतना, तो उसके लिए आप टोटल कितना पे करने वाले हो? ऑब्वियसली आप बोलोगे इस वाले के लिए तो मैं 1,00,000 पे करूंगा, इस कैश फ्लो के लिए इतना, इस कैश फ्लो के लिए भी 1,00,000। तो टोटल इस कंपनी की वैल्यू आपके अकॉर्डिंग कितनी है? 3,00,000 रुपये। आई होप आपको थोड़ी सी क्लियर हो रहा होगा अगर आप फर्स्ट टाइम इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि इस कंपनी के लिए हम कितना पे करने वाले हैं, 3,00,000 रुपये, अगर हम इंटरेस्टेड हैं कि हमें 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट या डिस्काउंट रेट मिल जाए। लेकिन अब आप बोलोगे मेरे पास 3,00,000 रुपये तो है नहीं, तो मैं पूरी कंपनी नहीं खरीदना चाहता, लेकिन मैं कंपनी का कुछ शेयर खरीदना चाहता हूँ। तो मान लीजिए कि ये तो कंपनी की वैल्यू थी, पूरी कंपनी की वैल्यू कितनी आ गई? अगर कोई इस तरीके की कंपनी है जो 3 साल ही चलेगी, पहले साल आपको इतना देगी, दूसरे साल इतना देगी, तीसरे साल इतना देगी, तो आप उसके लिए आज जो पे करोगे वो आप पूरे इतने पे नहीं करोगे। वेट अ सेकेंड, हम पहले देख लेते हैं इस पूरी कंपनी से आपको पैसा कितने आने वाला है। तो आपको 1,00,000 तो इतना मिल जाएगा, सेकेंड ईयर में 1,21,000 और थर्ड ईयर में इतना, तो टोटल आपको 3,64,000 रुपये मिलेगा थ्रू आउट द लाइफ ऑफ दिस कंपनी, जिसके लिए आपने आज 3,00,000 रुपये पे करे हैं। तो इस पूरी कंपनी की वैल्यू जो आप पे करने वाले हो आज, वो कितनी है? 3,00,000 रुपये। ठीक है, और साथ में क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स मान लो इस कंपनी में 1,000 थे, तो पर शेयर की वैल्यू कितनी होगी? एक शेयर के लिए आप कितना पे करोगे? क्योंकि आप पूरी कंपनी तो खरीद नहीं सकते, तो आप बोलोगे कि पर शेयर मेरे अकॉर्डिंग 300 रुपये का है, तो आप जितने भी शेयर्स खरीदना चाहते हो आप खरीद लोगे। तो अब सवाल ये है कि आप 300 रुपये में ये शेयर खरीद लोगे? तो इस पे भी क्या आता है, वॉरेन बफेट बोलते हैं, एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कॉन्सेप्ट बोलता है कि हम 300 रुपये में भी नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि इस वाली कंपनी में तो गारंटी थी आपकी कि आप पहले साल आपको इतने मिलेंगे, सेकंड ईयर इतने मिलेंगे, थर्ड ईयर इतने मिलेंगे। लेकिन ये कैलकुलेशन एज एन इन्वेस्टर यही आर्ट है हमारा कि हम ये वैल्यू कैलकुलेट करें। तो जितनी प्रिसाइज वैल्यू जो कैलकुलेट कर सकता है वही ठीक होगा, लेकिन फिर भी क्या होता है, हमारी गलती होंगी इसमें कैलकुलेट करने के लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मीन्स जो हमारे अकॉर्डिंग पर शेयर की वैल्यू आ रही है हम उससे कम पे करेंगे। इसे एक डायग्राम से समझ लेते हैं। तो अगेन वॉरेन बफेट क्या बोलते हैं कि जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है इन्वेस्टिंग में, वो क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या बोलता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलता है कि ये इमेजिन कीजिए कंपनी की शेयर की वैल्यू चल रही है, तो ये जो ब्लू वाली लाइन है ये इंट्रिंसिक वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी एज एन इन्वेस्टर जो अभी अभी आपने कैलकुलेट करी है, अभी आपने कैलकुलेट करी थी कि पर शेयर की वैल्यू कितनी है? 300 रुपीज़। तो आप वेट कर रहे हैं कि मार्केट कैसा रिस्पॉन्ड करी है। तो ये लोग हैं जो ट्रेडिंग वाले हैं, रेड वाली लाइन, कभी ज़्यादा कंपनी की वैल्यू हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है। तो वॉरेन बफेट क्या बोलते हैं कि आप $1 की चीज़ 50 सेंट में लो। यानी जब 300 रुपये आपके अकॉर्डिंग वैल्यू निकली, लेकिन आप इसके लिए कितना पे करोगे? आप पे करोगे 300 डिवाइडेड बाई 2, यानी ऑलमोस्ट हाफ पे करोगे।
तो आप वेट करोगे जब शेयर की प्राइस 150 हो जाए तो आप एक्चुअल में वो शेयर्स खरीदोगे, क्योंकि अगर आपकी कैलकुलेशन में गलती हुई तो आप स्टार्टिंग में ही चाहते हो कि वो उसके लिए आप कंपनसेट कर दो। तो यहाँ पे हम आते हैं वापस। तो ये जो थी हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू थी, जो कि हमें पता है 300 रुपये है। ये मान लीजिए कि कंपनी की ट्रेडिंग की वजह से वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे जो था रेड लाइन और ब्लू लाइन मैच कर गई, यानी जो मार्केट की वैल्यू थी, कंपनी का शेयर भी 300 का मिल रहा है और आपके अकॉर्डिंग भी आपने जो कैलकुलेशन करी वो भी 300 रुपये है। तो अभी आप शेयर खरीदोगे नहीं, क्योंकि इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। फिर ये कम भी हुआ, यहाँ पे कम हुआ, लेकिन यहाँ पे जो रेट था वो 220 रुपीज़ तक चला गया और आपके अकॉर्डिंग वो 300 रुपये था। तो क्या आप खरीद लोगे? तो कई इन्वेस्टर खरीद लेंगे, लेकिन अगर आप बिल्कुल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना चाहते हो कि 50% पे ही खरीदोगे तो आप यहाँ पे भी नहीं खरीदोगे। अगेन वो मैच करा, यानी आपके अकॉर्डिंग भी 300 रुपये थी और ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग भी 300 रुपये आई, तो अभी भी आप नहीं खरीदोगे। अब तो आपके अकॉर्डिंग 300 है, लेकिन एक्चुअल में जो मार्केट में शेयर्स बिक रहे हैं वो 500-600 के बिक रहे हैं, तो भी नहीं आप खरीदोगे। अगेन वो मैच कर गया, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा, आप अगर वेट करते रहोगे कि आपके अकॉर्डिंग 300 है और कंपनी की वैल्यू शेयर में वो 150 या 150 से कम होगी, तो दिस इज़ द टाइम जब हम इन्वेस्ट कर देंगे। ऑब्वियसली अब जो हमारे दिमाग में सवाल आ सकता है वो ये है कि हमें ये वाली वैल्यूज़ कैसे पता चलेंगी। जो फ्यूचर की वैल्यूज़ हैं वो तो हमें एज एन इन्वेस्टर कैलकुलेट करनी पड़ती हैं और यही हमारा आर्ट है। लेकिन जो हमारी फ्यूचर की वैल्यूज़ हैं वो डिपेंड करता है पास्ट की वैल्यूज़ पे। तो पास्ट की वैल्यूज़ जो हैं वो हम देख सकते हैं किसी भी वेबसाइट में जाके। लेट्स से मॉर्निंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार में अगर हम कोई कंपनी देखते हैं जहाँ पे हम डाल सकते हैं एस्ट्रल लिमिटेड, तो यहाँ पे हम आ सकते हैं नीचे आके अगेन फाइनेंशियल्स पे। फाइनेंशियल्स में हम आएंगे कैश फ्लो पे, क्योंकि कैश है जो हम देख रहे हैं। वैसे तो 3 टाइप के कैश होते हैं कैश फ्लो, ऑपरेटिंग से आते हैं कैश, इन्वेस्टिंग से आते हैं और फाइनेंसिंग से आते हैं, लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं फ्री कैश फ्लो पे। तो जो फ्री कैश फ्लोज हैं ये बिलियंस में हैं। तो ये जो कैश फ्लोज हैं इसे हम अपनी एक्सेल शीट्स में लिखेंगे और कोई एक ग्रोथ रेट कंसिडर कर लेंगे, जैसे 0.93, 1.17, 1.87। तो इसे हम यहाँ पे लिखेंगे इन अमाउंट्स को और उसका एक ग्रोथ रेट कंसिडर कर लेंगे 5%, या फिर इंडस्ट्री जो पूरी ग्रो करी है जिस रेट पे, या कंपनी की जो पास्ट परफॉर्मेंस थी उसके अकॉर्डिंग हम इंक्रीज़ करेंगे। और फिर उन फ्यूचर कैश फ्लोज को कंसिडर करते हुए हम प्रेजेंट में आएंगे। तो अब ये ब्रीफ है, डिटेल में जब हम करेंगे तो हम दोबारा एक वीडियो बना देंगे, बट आई होप यू गॉट दी आइडिया। तो अब हम दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने किया क्या था। इस वीडियो में हमने 2 मेथड देखे थे। एक था कि एसेट के बेस्ड पे, जब हम मानते हैं कि कंपनी की कोई अर्निंग पान नहीं है, अगर उसकी अर्निंग पान नहीं है तो उसकी वैल्यू सिर्फ एसेट्स के ऊपर है, तो उसके एसेट्स की वैल्यू ही हमें निकालनी है और उसके अकॉर्डिंग वो कंपनी की वैल्यू होगी। जिसमें हमने देखा था कि नेट एसेट कैसे निकलेंगे, जो भी एसेट्स की वैल्यू होगी उसमें से हम लायबिलिटी माइनस कर देंगे, जो बॉन्ड्स में या जो क्रेडिटर्स थे उनको पैसे दे के, फिर वो जो पैसे बचेंगे वो पहले जाएंगे प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स के पास, और उनके जो पैसे बचेंगे बाद में वो हमारे पास एज एन इक्विटी शेयर होल्डर्स जाएंगे, और तभी हम उस कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। सेकंड मेथड हमने देखा था डिस्काउंट कैश फ्लो। तो ये जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है इसमें हम फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रेडिक्ट करते हैं और उससे हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं कि अगर ये कंपनी फ्यूचर में ऐसे पैसे देती है तो आज इसके लिए हम क्या पे करेंगे। अगेन वो करने के बाद हमने देखा था कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कंसिडर करना पड़ता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जब हम कंसिडर करते हैं तो जितनी वैल्यू हमारी निकलती है उसकी हम 50% हम वेट करते हैं कि शेयर का प्राइस उतना आ जाए। जब शेयर का प्राइस 50% आ जाएगा उस पर्टिकुलर अमाउंट से, तब वो सेफेस्ट मेथड होगा उस शेयर को खरीदने का। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। साथ में अगर आप और नॉलेज लेना चाहते हैं तो हमने एक एप्लीकेशन बनाई है, गीगल एप्लीकेशन, जहाँ पे 140 से ज़्यादा फ्री बुक समरीज नॉन फिक्शन अवेलेबल हैं। तो अगर आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन का लिंक हम दे देंगे और फर्स्ट कमेंट में भी हम इसका लिंक दे देंगे। ये एप्लीकेशन iOS एज वेल एज एंड्रॉयड में दोनों में अवेलेबल है। तो जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।